जिस तरह से ईरान की जानिब से इस चीज़ को मान भी लिया गया कि अमेरिका का हेलीकॉप्टर जिसको गिराया गया, तो सर क्या समझते हैं कि ये जो कशीदगी अब बढ़ी है, क्योंकि अमेरिका को तो मौका चाहिए था, या फिर इसराइल की साइड के ऊपर हम देखते हैं कि जैसे वो लेबनान पर हमला आवर है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अब इनिशिएटिव लिया गया है या जो पहल की गई है, ये क्या ईरान की जानिब से है? देखिए, ये बुनियादी तौर पर अपनी लीवरेज को बेहतर करने है, क्योंकि अमेरिका को जब ये सदर को खास तौर पे कुछ एहसास होता है या दिलाया जाता है कि आप वीकनेस से मुआहदा कर रहे हैं, आप तो सुपर पावर हैं, आपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किए, ईरान अभी तक डिसेबल कंप्लीटली नहीं हुआ, न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, उनके बैलिस्टिक क्रूज अभी थ्रेट हैं, तो फिर वो एक सिंबॉलिकली अपना अपर हैंड, अपनी लीवरेज और एक डोमिनेंस अपनी साबित करने के लिए इस तरह के एक्शन करते हैं। जब वो एक्शन करते हैं तो उसका मकसद यही होता है, ऐसे हलकों को, मीडिया के खास तौर पर ज़ायनिस्ट मीडिया को ये बावर कराना कि कंट्रोल, कमांड, डिसीजन मेकिंग और अपर एज जो मेरे पास है, लीवरेज मेरे पास ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू ईरान। तो उसी की कंटिन्यूटी है। मैं इसको ऑल आउट वॉर की शक्ल में नहीं देख रहा, सिर्फ दोनों साइडें अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं कि अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपनी जो ओपिनियन मेकिंग है, नैरेटिव और परसेप्शन ये बिल्ड किया जाए कि फतह उसकी हुई है। जी। अच्छा, खालिद चिश्ती साहब, जो एक और चीज़ हमें यहाँ पर नजर आती है कि इसराइल अपने जो अज़ाइम है उनसे नहीं रुक रहा। तमाम दुनिया अगर जंग की जानिब लगी है तो वो दूसरी जानिब वो अपना जो एक उसका एक्सपेंशन का एक उसका मोटिव लेकर चल रहा है, वो उसमें रोज़ बरोज़ आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो सर अब क्या देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल में वो जो इस जंग को शुरू करवाने वाला था, इस जंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला जब रुकती है, उसको दोबारा से शुरू करवाने वाला तो इसराइल है, तो लेकिन वो अपनी जगह पर रुकता हुआ नजर नहीं आता। जी, इसलिए कि वो इस विंडो को खुला रखना चाहता है। वो चाहता ही नहीं है कि ये परमानेंट इस खित्ते में कायम हो, क्योंकि इस वक्त जो कॉम्प्रोमाइज हुई है इजराइल की खास तौर पर दुनिया में, वो चाहता है कि किसी तरीके से ईरान की इंपॉर्टेंस और वैल्यू को खत्म किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ईरान का इन्फ्लुएंस पिछले एक साल में बहुत, और खास तौर पर ये जो 40 दिन की जंग थी इसमें बहुत बड़ा है। अब जापान है, कोरिया है, इंडिया है, तमाम डायरेक्ट ईरान से राब्ते कर रहे हैं कि उनको लीवरेज दिया जाए, तेल उनको एक्सेस दिया जाए, उनको टैंकर्स को आने दिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ईरान वैल्यू का लेयर हासिल कर रहा है, और इसका मतलब है एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम हुआ कि अमेरिका को नहीं लोग मिलकर कर रहे हैं, अब ईरान बातचीत कर रहे हैं और ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक ये सबसे ज्यादा खतरा इसमें इजराइल को ही लगता है। अपनी जो उसके जिसको कहते हैं ग्रेटर इजराइल का सबसे ज्यादा वो खतरा है। वो रेलिवेंट नहीं रहा, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म ये अमेरिका में हो रहा है। तो ये उसी की वजह से हम देखते हैं कि वो चाहता नहीं कि जंग बंद, और वो बल्कि वहां पर खास तौर पर मीडिया ज़ायनिस्ट बैठ है, वो यहाँ तक कि ऐसे मुआहदे से तो तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प मुआहदा करे ही ना, और उनको रोजाना यहाँ पर ये साथ दिलाया जाता है कि ये डिफीटेड एग्रीमेंट होगा, नॉट फ्रॉम सक्सेसफुल या एक विक्टोरियम का एग्रीमेंट नहीं होगा। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन लगती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा खालिद साहब, जो एक और चीज़ है, क्योंकि बार बार अमेरिकी सदर जो हैं वो वेनेजुएला में की गई कार्रवाई को अपना एक बहुत बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ बताते हैं कि जनाब मैंने ये किया था और यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो कितना आसान होगा वेनेजुएला की तरह यहाँ पर एसिड्स के ऊपर कब्जा करना और जजीरा खार्क जो है उसके ऊपर कब्जा करना, और क्या अगर करना है तो उसके बाद उसको सस्टेन करना, क्या ये पॉसिबिलिटी है अमेरिका के लिए? जो आपने आखिरी लफ्ज बोला वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सस्टेन करना। हमला करना तो अमेरिका कहीं भी हमला कर सकता है दुनिया में, लेकिन मकसद ये है कि मकसद सिर्फ सस्टेन करना और को तकलीफ पहुंचाना। मेरा ख्याल कि अमेरिका तकलीफ नहीं दे सकता है। ये जो जजीरे इस पर मेरा नहीं ख्याल किया दिएगा करने में, ये फुटा होता है, फुटा कैजुअलिटी के लिए तैयार होना पड़ता है। और उसके लिए ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि ईरान के जो ड्रोन है जो ऑलमोस्ट स्वयं आते हैं, वो नुकसान मेरा नहीं ख्याल में तैयार है। और इसी वजह से आपने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुला, और डे वन से कह रहा था कि अमेरिका रिस्क नहीं ले ना कहीं और, क्योंकि सस्टेन नहीं सिर्फ करना होता। आपने जब सस्टेन करना होता है सिर्फ आपने अटैक करके कैप्चर नहीं करना होता, तो सस्टेन करके फिर आपने यूटिलाइज कर। कार्ग आइलैंड बहुत बड़ी ऑयल सप्लाई है जी। तो ईरान को तो तब सबक सिखाते हैं कि वो कंट्रोल कर लेते, उसको मैनेज करते और एक्सपोर्ट शुरू कर देते अमेरिकन खुद, और फिर जाहिर है जैसे मैंने कहा उसको सिक्योर करते ईरानी हमलों से। अगर वो कर लेते तो तब दुनिया को मानती बहुत ज्यादा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। और आप भी किसी भी आइलैंड पर करें, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के लिए मुश्किल होगा उनको डीएक्टिवेट कराना वहां से।
ठीक। अच्छा, एक और जो चीज़ है ये कि यकीनी तौर पर इनका एक से बढ़कर एक जो टारगेट है वो बनता जाता है, तो अगला निशाना क्या है? क्योंकि यहाँ तक यकीनी तौर पर मामला रुकने वाला नहीं है, और ईरान के बाद जो एक बार बार नाम लिए जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक, क्योंकि हम देखते हैं कि तुर्की भी यूँ लगता है कि इस जंग का हिस्सा बनने को तैयार है, तो कौन अगला इनका टारगेट हो सकता है? देखिए, अभी तो मेरा ख्याल है कि इजराइल की बहुत बड़ा सबक यही हासिल हुआ होगा। वो जिस तरह ईरान कितना मुल्क जो 47 सालों से सैंक्शन पे रहा है, उसकी मिलिट्री सब एक्सपोर्ट किसी मुल्क ने उसको कोई खास वेपन किए नहीं है, इंडिजीनियस उसने सारी डेवलपमेंट की है। अगर ये ईरान को कटेल इजराइल नहीं कर पाया बैक्ड बाय ऑल द सुपर पावर, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी ख्वाब देखेगा कि तुर्की। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि मुसलमान मुल्कों के अंदर दो अगर ममालिक टॉप पर है मिलिट्री हार्डवेयर इंडिजिनाइजेशन के अंदर, फाइटर जेट्स के अंदर, ड्रोन्स के अंदर, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और तुर्की है। तो किसी, मेरा ख्याल है इजराइल को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो एक पावर है तुर्की बहुत, और इतने कमजोर सो कॉल्ड जो अपेरेंटली समझते थे कि ईरान इतना कमजोर है, उसको मैनेज नहीं कर पाया इजराइल 40 दिन तक। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हिम्मत करेगा। ऑल दो मीडिया के लिए और खौफ फैलाने को कर सकते हैं, मिलिटरीली मैं नहीं देगा इसको। अच्छा सर, एक और जो चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आती है कि सदर ट्रंप की जानिब से एक दफ़ा फिर से धमकी दी गई कि आज बहुत बड़े हमले किए जाएंगे, और ये भी बार बार कहा जा रहा है कि हो सकता है उनके पुलों को और ऑयल तंसीबात को भी निशाना बनाया जाए। तो क्या समझते हैं कि अब अमेरिका की जानिब से कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है ईरान को? मिलिटरीली तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में किया कि जब आप मिलिट्री का हमला करते हैं फिर भी हासिल करना, वॉर ट्रॉफी लोगों को दिखानी होती है, वो मेरा ख्याल है कि नहीं है इस वक्त हासिल करने की किसी पोजीशन में। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेजरेबल कोई ऐसी जीत हासिल कर सकता है अमेरिका जिससे वो दिखा सके अपने लोगों को। हमला करना कोई मुश्किल नहीं है अमेरिका के लिए, अभी बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। तकरीबन 4,500 उसके पास एयरफोर्स के पास जहाज है, तकरीबन 2300 उसकी नेवी के पास जहाज है, और उनकी मरीन के पास तकरीबन 1300 फाइटर जहाज हैं और सपोर्ट जहाज हैं। इतने 6,500-7 हजार जहाजों 42 या 45 जहाज उसके जो तबाह हुए हैं है। लेकिन आया दोबारा हमला करके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कोई हासिल कर पाएगा अमेरिका? मैं नहीं समझता उसका।